हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैया पाठशाला स्कूल में। मैं राजेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी क्लास है वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अभी समय चालू हो गया है अर्धवार्षिक परीक्षाओं का। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 का, और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। तो आज की क्लास के अंदर हम सामाजिक विज्ञान का कैसा पेपर बनता है, कैसे पेपर होते हैं, मॉडल पेपर एक सॉल्व कराएंगे आपको, कैसे आपको इसके अंदर आंसर लिखने हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है, एमसीक्यूज कैसे आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1789 की क्रांति के समय फ्रांस के सम्राट कौन थे। तो देखिए, फ्रांस के अंदर राजाओं का नाम जो है वो लुई हुआ करता था। उसके बाद में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे चलता रहता था क्रम। और जब ये क्रांति हुई उस दौरान जो राजा थे वो थे लुई 16। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सा, और इसके अंदर हो जाएगा लुई 16 जो है वो इस समय राजा हुआ करते थे फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति से एक चीज और ध्यान रखें, इनका नारा। और फ्रांस की क्रांति से हमें जो नारा सीखने को मिला था वो था, इंग्लिश के अंदर भी लिखता हूं मैं, हिंदी के अंदर, दोनों के अंदर आपको बताऊंगा। इंग्लिश के अंदर तो है लिबर्टी, इक्विलिटी एंड फेटर्निटी। हिंदी के अंदर स्वतंत्रता, एकता एवं भाईचारा। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर आपसे कोई पूछ ले कि फ्रांस की क्रांति से जो है हमें कौन सा नारा मिला, या आपसे बोला जाए कि स्वतंत्रता, एकता एवं बंधुत्व, बंधुत्व भी लिख सकते हैं इसके अंदर, भाईचारा भी आ जाएगा, और इसके अंदर चाहे तो आप बंधुत्व वर्ड भी यूज कर सकते हैं ना। ये नारा जो है कौन सी क्रांति का है, तो ये भी ध्यान रखना, फ्रांस की क्रांति का जो है ये नारा है। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगला है कि भारतीय वन अधिनियम। देखिए, पहले क्या कब लागू किया गया, चार ऑप्शन आपके सामने है। 1765 है, 1820 है, 1865 और 1965 है। देखिए, हुआ क्या, वन अधिनियम जो है अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया। उस समय हो क्या रहा था कि वनों के अंदर कौन से वन संरक्षित वन होंगे, कौन लकड़ियां काट सकता है, ये सारी चीजें जो है अंग्रेजों को कहीं ना कहीं खल रही थी। और अंग्रेज जो हैं कहीं ना कहीं ट्राइबल लोगों से समझ में नहीं आ रहा था उनको कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहेंगे। तो उनको भी कंट्रोल करना था, और बहुत सारी चीज़ कंट्रोल के लिए एक अधिनियम लेके आया गया जिसका नाम था वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम। और इसको कब लागू करा गया, तो इसको लागू करा गया था 1865 के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कब लागू किया गया, तो 1865 के अंदर जो है वन अधिनियम लागू किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का मिलता जुलता क्वेश्चन है कि किस कानून के तहत अंग्रेजों ने जंगलों की संरक्षित घोषित किया। देखो, एक चीज और मैं आपको समझाता हूं, आप मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो, उसके अंदर क्या है, एक मेथड होता है जिसको अपन बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है कि आपको जो पता है भाई, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो बिल्कुल अपन को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसके अंदर तो सारी चीजें सही है कि अपन को आंसर आएगा। पर इन केस अगर आपको आंसर ना आए तो आप एलिमिनेशन मेथड जो है वो जरूर लगाएं। और एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि आपको जो जो ऑप्शन नहीं आ रहा उनको हटाते चलो। जैसे इसके अंदर क्या बोला है कि देखो, जंगल को संरक्षित करने की घोषित जो है वो किया गया इसके अंदर। तो देखो, इसके अंदर क्या है कि अपन को ये तो पता है कि अपराधी जनजाति मुकदमा ये तो नहीं होगा, अपन को ये मालूम है प्रतिभूमि कानून भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या है, तो वन अधिनियम जो है वो यही है। वन अधिनियम जो मैंने अभी आपको बताया, इसी के अंदर बताया गया था कि किस तरीके से जंगलों की भूमि होगी, कैसा संरक्षित क्षेत्र होगा, वो सारी चीजें जो है इसी के अंदर बताई गई थी। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल जो है वो है हमारा कर्क रेखा को लेके। कर्क रेखा राजस्थान में कहाँ से गुजरती है, या किस किस राज्यों से गुजरती है। तो देखिए, इसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, मैं आपको ढंग से मैप समझाता हूँ इसके अंदर। देखिए, हम पहले तो अपन समझते हैं पृथ्वी के अकॉर्डिंग क्या है। तो देखो, ये इन तीन लाइनों का मैं यूज करता हूँ, और ये तीन लाइनें बन गई इसके अंदर। ये देखो, ये जो लाइन जा रही है बीच में जो आपको जाती हुई दिख रही है यहाँ पे, ये तो है 0 डिग्री। 0 डिग्री इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। उसके बाद में ये जो नीचे नीचे लाइन जा रही है, ये है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री जो है ये है, इसको एक सेकंड यूँ मिला दें और अपन यूँ कर देते हैं, 23.5 डिग्री। और नीचे जो है ये है मकर रेखा, और ऊपर जो लाइन जा रही है ये भी 23.5 डिग्री ऊपर वाली, और
और इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, ये ध्यान रखना, 3 रेखाएं हैं, और 3 रेखा कौन कौन सी? ऊपर वाली 23.5 डिग्री है, इसको बोलते हैं अपन कर्क रेखा, फिर भूमध्य रेखा, और फिर नीचे जो है वो है मकर रेखा। तो 3 रेखाएं हैं। अब अगर अपन बात करें भारत की, ये भारत है, ठीक है, और इस भारत के अंदर जो है यहां से एकदम सेंटर से लाइन निकल रही है हमारे ये वाली, जिसको अपन बोलते हैं कर्क रेखा, ये कर्क रेखा ये रही। ठीक है, अब बात आती है इसके ऊपर राज्य जो है वो कौन कौन से आएंगे। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, और ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। कर्क रेखा वाले मित्र पर गमछा झार, और मित्र पर गमछा झार का जो है क्या क्या होगा, तो देखिए मित्र पे मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया राजस्थान। ठीक है, फिर ग से हो गया गुजरात, म से हो गया इसके अंदर मध्य प्रदेश, और छ से हो गया इसके अंदर छत्तीसगढ़। ठीक है, और जो पूरा झार है, इस झार से बना है झारखंड। ठीक है, झारखंड। तो देखिए मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक आप ये वर्ड यूज करिएगा, वर्ड ध्यान में रखिएगा, इस वर्ड से जो है आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा के ऊपर आते हैं। तो देखिए मित्र पर गमछा झार से म से हो गया इसके अंदर मिजोरम, त से हो गया त्रिपुरा, र से हो गया राजस्थान, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, झा से हो गया सॉरी छ से हो गया छत्तीसगढ़, और झार से हो गया इसके अंदर झारखंड। तो ये कुल राज्य हैं जो कहीं ना कहीं कर्क रेखा पे आते हैं। अब अपन अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, और देखिए अपना क्वेश्चन क्या है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, हमको बताना नहीं। तो अभी हमने पढ़ा मित्र पर गमछा झार, तो मित्र पर के अंदर पर में राजस्थान र पे, और उसके बाद में छत्तीसगढ़ थाई, त्रिपुरा थाई, और इसके अंदर उड़ीसा नहीं था। ठीक है, उड़ीसा नहीं था, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसके अंदर, तो वो हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं निकलती। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और आपसे क्योंकि राजस्थान के अंदर आप पढ़ रहे हो, राजस्थान बोर्ड के अंदर आप पढ़ रहे हो, तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि कर्क रेखा जो है राजस्थान में किन 2 राज्यों से निकलती है, तो ध्यान रखना बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर ये जो है रेखा निकलती है राजस्थान के अंदर। और इसमें से भी आपसे पूछ ले कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो ध्यान रखना माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है कर्क रेखा को, 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, ये बांसवाड़ा के अंदर बहती है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई आपसे पूछ ले तो। बाकी ये कर्क रेखा के बारे में ध्यान रखिएगा, जिले भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के अंदर जिले इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये अभी हमारे एमसीक्यूज हो गए। अपन चलते अपने आगे अलग एमसीक्यूज के अंदर। और देखिए पहला है हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। देखिए क्योंकि हिमालय का कुछ भाग जो है वो नेपाल के अंदर भी है, कुछ भाग भारत के अंदर भी है। अब देखिए इसने पूछा है हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कितना हाइट है, तो 8848 भी है और 49 भी है ना। तो चाहे तो आप 8848 लिख लीजिए, 8848, और कहीं कहीं पे 8849 भी लिखा हुआ है, 8849 मीटर है। क्या इसका मतलब, देखिए पहाड़ क्या है, तो कभी आप आगे जाके पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिक थ्योरी, उसके अंदर क्या है कि ये प्लेटें से टकरा रही है, टकराने की वजह से क्या हो रहा है कि पहाड़ जो है वो ऐसा बढ़ता जा रहा है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो लगातार हाइट बढ़ रही है, माउंट एवरेस्ट जो है वो लगातार ऊंचाई उसकी बढ़ती जा रही है। इस वजह से पहले 8848 थी, अब कहीं कहीं पर 8849 लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी ध्यान रखना। अगर ये बात करें कि भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखना भारत के अंदर K2 है। ठीक है, भारत के अंदर K2 है। और आपसे पूछ ले कि हिमालय की कौन सी, तो हिमालय की माउंट एवरेस्ट, और भारत की कौन सी, तो भारत की K2 है। ठीक है,
ये ध्यान रखना। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील जल वाली झील है? लवणीय झील मतलब नमकीन जिसका पानी है नमक, और ये आपको पता है कि हमारे राजस्थान में नमक का बनता है भाई, तो नमक बनता है हमारे यहाँ पे सांभर के अंदर, तो इसका मतलब सांभर झील जो है ये लवणीय जल वाली झील है सांभर, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में भारत में मानसून का आगमन निम्न में से कब होता है? मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में और अगस्त के प्रारंभ में। तो आपको पता है कि भारत में जो मानसून है वो जो है धीरे धीरे करके जुलाई के प्रारंभ में जो है आना स्टार्ट हो जाता है, और हमारे यहाँ पे 15 से 20 जुलाई के आसपास राजस्थान में आपको मानसून देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो जुलाई के प्रारंभ में आ जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता मतलब राजनीति की नज़र के अंदर सब बराबर राजनीतिक समानता रहे, वह इस पर आधारित जो है वो कौन सा शासन है? तो राजनीतिक समानता जो है वो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक समानता होती है, यानी हमारा जिस तरीके से अभी भारत है, भारत के अंदर राजनीतिक समानता है, बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद में भारतीय संविधान सभा, ठीक है, भारतीय संविधान सभा के बारे में अपन थोड़ी सी इसके अंदर बात करते हैं। आपके देखो और कोई भी क्वेश्चन बन सकता है ना, तो भारत की संविधान सभा के बारे में बात करते हैं। और भारत की जो संविधान सभा है इसकी पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1949, ठीक है, सॉरी 1946 में हुई थी ना, 1946 में, ठीक है। और पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, और 9 दिसंबर 1946 के बाद में पहली बैठक के अंदर जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और इनकी जब पहली बैठक हुई तो इस पहली बैठक को जो है इसके बाद में एक दिन के बाद में स्थायी सदस्य इसके अंदर बना दिए गए, और उन स्थायी सदस्य का नाम था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये ध्यान रखना। संविधान बनके हमारा तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसको बनाने में यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बात करूँ बनाने में लगे हैं 2 साल 11 माह और 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं इसको पूरी तरीके से बनाने में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब आपसे बोल लिया कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो भैया संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बाकी की जानकारी मैंने आपके वहाँ पे लिख दी है। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है, कि यानी भारत में जो है कौन किस उम्र में जाके जो है आप वोट डाल सकते हैं या आप वयस्क कहलाए जाएंगे, तो ध्यान रखना भारत में जो वयस्क की उम्र है वोट डालने की वो कितनी है? 18 साल, ठीक है, 18 साल जो है इसकी जो है मताधिकार की हमारे यहाँ पे आयु है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में चुनावों का संचालन कौन करता है, कौन चुनाव करवाता है भारत में? अभी चुनाव का सीजन चल ही रहा है, आपने देखे होंगे, तो राष्ट्रपति करवाते हैं, प्रधानमंत्री करवाते हैं, चुनाव आयोग करवाता है, सर्वोच्च न्यायालय कराता है। अब क्योंकि देखिए इसको क्वेश्चन पढ़ने से ही आपको जाहिर है कि कौन इसका चुनाव करवाता होगा, कौन चुनाव करवाता होगा, तो वो कौन करवाता है? चुनाव आयोग। पर चुनाव आयोग के बारे में मैं आपको 2-4 बातें बता देता हूँ जो शायद आपके काम की रहे। तो ध्यान रखना, चुनाव आयोग सबसे पहली बात इसकी स्थापना, चुनाव आयोग की स्थापना कब करी गई? तो 25 जनवरी 1950, ठीक है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? उनका नाम है सुकुमार सेन, ठीक है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान आयुक्त कौन है? तो वो है राजीव कुमार। दोनों बातें ध्यान रखना भाई, कभी कभी थोड़ा ऐसे भी पूछ लेगा आपसे, तो ये भी ध्यान रखना, राजीव कुमार जो है वो है अभी रिसेंट के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, भारत में चुनाव का संचालन कौन करवाता है? तो चुनाव आयोग करवाता है, जो कि कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल
खरीफ की फसल कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक चीज मेरी बनाई हुई एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूं और बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगी। आप भी एक बार अगर पढ़ लेंगे तो मेरे साथ शायद आप भूलेंगे नहीं। फसल के ऊपर ट्रिक है, देखिए फसल के ऊपर ट्रिक है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी। देखिए मैंने है ना एक लाइन बना रखी है ना, जिसको मैं बोलता हूं और उससे फिर मुझे चीजें जो है वो याद हो जाती है। जैसे मैंने एक लाइन बना रखी है, उसका नाम है खजूस और राम। राम और खजूस, ठीक है, राम और खजूस। अब राम और खजूस के अंदर क्या है? तो देखो, र का मतलब है रबी फसल, अ का मतलब क्या है? अक्टूबर, और म का मतलब क्या है? मार्च। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन बात करें खजूस के अंदर, तो ख का मतलब क्या है? तो ख का मतलब इसके अंदर खरीफ, जून का मतलब, ज का मतलब है जून, और स का मतलब क्या है? सितंबर। ठीक है, इसका मतलब रबी फसल जो है वो हम उगाते कब है? अक्टूबर के अंदर, काटते कब है? मार्च के अंदर। खजूस फसल खरीफ जून में उगाएंगे, सितंबर में काट लेंगे, इसको बोलते हैं खरीफ फसल। अब देखो एग्जाम्पल और सुनो समझो, अक्टूबर में उगाया, मार्च में काट लिया, इसका मतलब मार्च में आती है हमारे यहाँ पे होली, फरवरी मार्च में आप देखना होली आएगी, और जब होली आएगी तो होली के अंदर हम देखना गेहूं की डंगाले जलाते हैं, डंका जलाते हैं गेहूं की, है ना, आगे की जो नई फसल बनती है, क्योंकि उस दौरान जो है गेहूं की फसल एकदम नई नई आई होती है, इस वजह से हम जो है उसको अंदर आग में जलाते हैं। तो इसका मतलब रबी फसल जो है, इस रबी फसल का एग्जाम्पल यानी उदाहरण क्या हो गया? तो इसका उदाहरण हो गया क्या? तो इसका उदाहरण हो गया गेहूं। ठीक है, खरीफ को ऐसे ध्यान रखो कि देखिए खरीफ कब आएगी? जून में उगाएंगे, सितंबर में काटेंगे, इसका मतलब मॉनसून आने से पहले इसको उगाते हैं और मॉनसून के बाद में इसको काटते हैं, यानी कि मॉनसून में क्या मिलेगा हमें? पानी। मॉनसून में क्या मिल रहा है? पानी। और जब मॉनसून में मिल रहा है हमको पानी, तो कौन सी ऐसी फसल है जिसको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है? वो है चावल। तो इसका उदाहरण क्या हो गया? चावल। ठीक है, अब किसान ने क्या करा है? तो किसान ने फसल काट ली ये वाली मार्च के अंदर, और अगली का उगाएगा जून के अंदर। तो इसका मतलब इस दौरान किसान करेगा क्या? मार्च में काट ली, अगली उगाएगा जून के अंदर, इसका मतलब किसान फ्री है। तो इस दौरान जो है किसान फ्री नहीं बैठता, और इस दौरान भी एक फसल उगाता है जिसको अपन बोलते हैं जायद फसल। ठीक है, जो मार्च से जून के बीच में उगाई होती है, और प्रॉपर गर्मी इस समय पड़ रही होती है, और सबसे ज्यादा पानी वाली फसलें जो है वो जायद फसल है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब जायद, खरबूज, ये सब जायद फसल के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी, ट्रिक आपके लिए बहुत कामदायक रहेगी, लाभदायक रहेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो निम्न में से कौन सी फसल जो है वो खरीफ है? खरीफ मतलब खजूस, जून सितंबर, यानी कि जो जून में उगा के अपन कब काट रहे हैं? सितंबर के अंदर काट रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, खरीफ फसल इसके अंदर पूछिए, खजूस अब आप इसके अंदर बता ही सकते हो कि गेहूं होगा क्या? तो गेहूं इसके अंदर नहीं होगा, है ना, जून में उगा के सितंबर में काट रहे हैं। गेहूं होगा क्या? गेहूं इसके अंदर नहीं होगा। सरसों होगी क्या? सरसों देखना आपको अक्टूबर मार्च में कटती हुई दिखेगी, यानी सरसों भी कैसी होगी? रबी की फसल हो गई। तो फल तो इसके अंदर होंगे नहीं, तो इसका मतलब बाजरा जो है वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, बाजरा क्या है? इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए, तो ये भी ध्यान रखना ट्रिक है, और ये भी ध्यान रखना ट्रिक। उसके बाद में फिर है फिलिंदा ब्लैंक्स। देखिए नाजियों की नज़र में जो है डैश लोग वांछित थे। अब नाजी जो थे ये थे ईसाई, और आपने जब नाजीवाद पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने किस तरीके से यहूदियों को मारा था, बहुत बुरी तरीके से यहूदियों को मारा था, और उनकी नज़र में जो है यहूदी जो है ये वांछित लोग हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद में क्या है? पहाड़ी चरवाहे। पहाड़ी चरवाहे जो है मौसम उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए डैश के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं। तो डैश क्या है? तो डैश के अंदर आएगा सर्दी गर्मी के हिसाब से, सर्दी गर्मी के हिसाब से जो है, सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं। ये ध्यान रखना सेकंड वाला। देखो होता क्या है, जैसे ये शिवालिक पहाड़ी है, अब ये शिवालिक पहाड़ी के अंदर क्या है कि शिवालिक पहाड़ी है, अब बरसात पड़ेगी तो यहाँ पे ठंड पड़ेगी, सॉरी सर्दी पड़ेगी तो यहाँ पे ठंड पड़ेगी। तो सर्दी के दिनों में क्या होता है कि शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे आ जाते हैं चरवाहे। ठीक है, सर्दियों के दौरान जब बर्फ पड़ती है ऊपर। अब जब गर्मी के अंदर बर्फ छट जाएगी, बर्फ छटने के बाद में वहाँ पे घास के मैदान बनने लग जाते हैं, तो जितने भी चरवाहे होते हैं वो गर्मी में ऊपर चले जाते हैं। तो अब जो मौसमी उतार चढ़ाव के कारण जो है
गर्मियों और सर्दियों के हिसाब से जो है मौसमी चरवाहे जो है वो ट्रैवल करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में क्या, डल झील, नैनीताल झील और लोकटाल झील, ये कैसी है, तो ये जो है मीठे पानी की झील है। कैसे पानी की झील है, तो मीठे पानी की झील है, ठीक है। उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल के प्राय पूर्वी मानसून यानी मानसून से पहले की वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कहते हैं इसको, तो इसको जो है अपन जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर देखो, इसके अंदर होता क्या है कि कर्नाटक और केरल के अंदर क्या होता है कि अरब सागर की तरफ से जो है तेज हवाएं चलती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ से काली आंधी जिसको अपन बोलते हैं, और वो इतनी तेज चलती है उसके अंदर हवाएं कि पेड़ों पे जो आम लगे हुए होते हैं ना, तो वो आम गिरने लग जाते हैं, और ये आम तौर पे नॉर्मल फिनोमिना है, इसलिए इसको जो है इंग्लिश के अंदर मैंगो शावर भी बोलते हैं, मैंगो शावर भी बोलते हैं, और हिंदी के अंदर इसको आम्र वर्षा भी बोलते हैं, ठीक है। आम्र वर्षा मतलब आम की वर्षा होने लग जाती है, आम के पेड़ों से जो है वो आम गिरने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयानक जेल रोबेन द्वीप के अंदर कैद रखा गया था, किसको, तो वो है दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद कराने वाले दक्षिण अफ्रीका के जो है काफ़ी फेमस रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी, जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला की किताब का नाम ध्यान रखिएगा, कहीं आपसे किताब भी पूछ सकते हैं 1 नंबर के अंदर। तो नेल्सन मंडेला की किताब है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एक एक नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। घुमंतु जो है किसे कहते हैं, घुमंतु जो नोमैडिक ट्रैवलर्स जो घुमंतु होते हैं, जैसे कि अभी अपन ने पहाड़ी चरवाहे देखे जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, जो घूमते रहते हैं, उनको बोलते हैं घुमंतु। तो इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। भारत किस गोलार्ध में है, तो देखिए अगर भारत को हम अक्षांतरीय रेखाओं के अंदर बनाते हैं, जैसे ये अक्षांतरीय रेखा में बनाते हैं, तो अक्षांतरीय रेखा जो है पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक तो करती उत्तर और एक करती दक्षिण, ठीक है। और भारत की स्थिति है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं देशांतरीय रेखाओं की, तो भारत को जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक है पूर्वी और एक है पश्चिमी, तो भारत की स्थिति यहाँ पर है। तो इसका मतलब अगर हम फाइनल डायग्राम बनाएं, और फाइनल डायग्राम के अंदर अगर मैं आपको बनाना चाहूँ, तो देखो ये तो हो गई हमारी अक्षांतरीय रेखा, ये सॉरी देशांतरीय रेखा, और ये हो गई अक्षांतरीय रेखा। तो भारत कहीं ना कहीं यहाँ पे आता है, यानी भारत किस गोलार्ध के अंदर है, तो इसका पूर्वी और इसका उत्तर, तो यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है भारत। भारत कहाँ पर है, तो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर। भारत कहाँ पर है, तो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है भारत, ठीक है। उसके बाद में सिंधु एवं गंगा नदियां जो हैं ये कहाँ से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा तिब्बत, तिब्बत के अंदर एक मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से तो निकलती है सिंधु नदी, और गंगोत्री ग्लेशियर वहीं पर ही है उसके पास में, गंगोत्री ग्लेशियर, और गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, ठीक है, ध्यान रखना। सिंधु नदी एशिया की बड़ी नदियों में शामिल है, तो ये भी ध्यान रखना। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो बहुत सारे कारक हैं, तो इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि अरब सागर से दूरी, समुद्र तल से दूरी, और ये बहुत सारी चीज़ें जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। भारत एक तरफ से जो है घिरा हुआ है, बाकी 3 तरफ से जो है उसकी तरफ जल है, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। रंग भेद की नीति क्या है, तो देखिए अफ्रीका के अंदर क्या होता था, तो अफ्रीका के अंदर काले लोगों को जो है ज़्यादा अधिकार नहीं दिए थे, गोरे लोगों को ज़्यादा अधिकार मिलते थे, बसों में बैठने का अधिकार नहीं था, खड़े रह के ही आपको जाना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर। और इस रंग भेद की नीति के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा गया, जिसके अंदर नेल्सन मंडेला शामिल थे, उसके अंदर महात्मा गांधी भी शामिल थे। तो वो ये रंग भेद की नीति वो है जब किसी भी इंसान के साथ में रंग के आधार पर भेदभाव किया जाए, उसको बोलते हैं रंग भेद की नीति, ठीक है। प्रधानमंत्री जन रोजगार योजना कब आरंभ करी गई, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना आरंभ करी गई थी 2 अक्टूबर 1993 को, साल ध्यान रखना 1993, 2 अक्टूबर 1993 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना चालू करी गई थी, ताकि युवाओं को रोजगार दिया जा सके, ताकि भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ सके, ठीक है।
अब 2 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या लिखना है अपन को, तो वन क्षेत्र को बढ़ाना क्यों आवश्यक है। अब ये आप आपके दिमाग भी थोड़ा सा यूज करेंगे तो वन क्षेत्र को बढ़ाने से क्या होगा, तो देखिए अगर आपके आसपास हरे पेड़ लगा दिए जाए तो उससे होगा क्या, देखिए फल की उपज हो सकती है, उससे हमारा रोजगार बढ़ सकता है। आपके आसपास अगर पेड़ रहेंगे तो पेड़ों के अंदर जो है हमको साफ ऑक्सीजन मिल सकती है, वायु प्रदूषण कम होगा। और अगर पेड़ लगेंगे तो ये क्या करते हैं, मिट्टी को रोक के रखते हैं, जिससे जो है भूमि प्रदूषण जो है वो कम होगा। तो बहुत सारे आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नदियों के प्रदूषण के 2 कारण बताइए। सबसे बड़ा कारण तो है जनता, कि जनता जहां घूमने जाती है वहां पे कचरा फेंक देती है, तो ये तो एक कारण है, ये तो आपको खैर लिखना ही है। पर उसके अलावा आप जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये कि बहुत सारे इंडस्ट्री यानी बहुत सारे उद्योग है जिन्होंने अपना वेस्ट यानी जो माल उनका खराब हो गया है वो पानी के अंदर निकाल देते हैं। बहुत सारे नालों को जो है पानी के अंदर जोड़ा जा रहा है, नदियों के अंदर जोड़ा जा रहा है, तो उससे जो है प्रदूषण काफी बढ़ता जा रहा है। आप इसके अंदर वो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आता है मौसम और जलवायु के अंदर क्या अंतर है। तो देखिए मौसम और जलवायु के अंदर क्या होता है, देखो ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। मौसम और जलवायु, मौसम अल्प समय के लिए जो वातावरण में चेंज होता है ना, उसको अल्प समय के लिए वातावरण में जो चेंज हुआ है, वातावरण में जो बदलाव होगा ना, उसको बोलते हैं मौसम। जैसे आप अचानक सुबह उठ के बोलो यार आज गर्मी बहुत तेज है, तो यानी आज मौसम में जो है, आज मौसम बहुत तेज गर्मी का है। बोले शाम हो गई आपको हल्की हल्की सर्दी लग रही, तो आप बोल रहे हो मौसम जो है आज थोड़ा ठंडा बना हुआ है। तो मौसम जो अल्प समय के लिए वातावरण में जो बदलाव होता है ना, उसको बोलते हैं मौसम। इस मौसमी घटनाओं के कारण आपके एरिया की जो है कैसी जलवायु बनेगी, उसको बोलते हैं जलवायु, है ना। जलवायु इसी का अल्प समय के लिए नहीं, ये काफी अधिक समय के लिए होता है, और अधिक समय के लिए होता है। और इसकी गणना कैसे करी जाती है, तो इसकी गणना जो है वहाँ के लगातार मौसम घटनाएं यानी मौसम को देख के करी जाती है, कि वहाँ पे मौसम कैसा है, कैसा रहता है, उस अनुसार जो है जलवायु आपकी डिसाइड करी जाती है। तो ये थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा दोनों में ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। देखिए अब मैं इस पर थोड़ा आपको एक चीज और समझाता हूँ। एक वर्ड होता है जिसको अपन बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, और एक वर्ड होता है जिसको अपन बोलते हैं पंथ निरपेक्ष, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष तो नहीं है भारत, क्योंकि हमारे यहाँ पे धर्म की बात अलग है। हमारे यहाँ पे धर्म का मतलब होता है धारण करने वाला। धर्म का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना, धर्म का मतलब होता है धारण करने वाला। अब धारण करने वाले का मतलब क्या है, कि जैसे अगर आप पुत्र हैं तो आप पुत्र धर्म निभा रहे हैं। पुत्र धर्म कैसे निभा रहे हैं, तो आप घर वालों की सेवा करते हैं, उनके काम करते हैं, तो वो आपका पुत्र धर्म है। आपके पिताजी आपकी फीस भर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पितृ धर्म निभा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई राजा राज करता है तो वो राज धर्म निभाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज धर्म है हमारे यहाँ पे। जो है धर्म का मतलब होता है धारण करने वाला। पंथ मतलब जिसको आप जाति समाज के आधार पर जिसको देखते हो, आपकी जो जाति है, आपकी जो समाज है, उसके आधार पे। तो भारत जो है वो पंथ निरपेक्ष है। हमारे यहाँ पे हमने किसी भी समाज को जो है बड़ा छोटा नहीं माना है। भारत जो है सबको इक्वलेंट मान के चलता है। तो भारत जो है एक पंथ निरपेक्ष देश है, ध्यान रखना। भारत की खुद की कोई, भारत का खुद का कोई धर्म नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना। रासायनिक उर्वरकों से होने वाली हानियां। रासायनिक उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर से बहुत ज़्यादा खराबी हो रही है, बहुत ज़्यादा। अगर आप देखेंगे अभी तो ज़मीन की उपज जो है वो कम हो जाती है, और फर्टिलाइजर का यूज़ करके सब्जी को ज़्यादा जल्दी, फलों को जो है जल्दी पकाया जाता है, जो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। कैंसर के केसेस इस वजह से बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर पॉइंट लिख सकते हैं सारी चीज़ें। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, तो देखिए बेरोजगारी से क्या समझा जाता है। पहली चीज़ तो वो कि जब आप किसी काम को करने में सक्षम है पर आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जो है उस जगह पे वो हो नहीं, आप मतलब आपको मिल ही नहीं रहा काम करने के लिए, तो वो फिर बेरोजगारी होती है। अब बेरोजगारी अलग अलग तरीके होती है। जैसे एक आती है मौसमी बेरोजगारी। जैसे मौसमी बेरोजगारी कृषि के अंदर आती है, कि कोई अगर एक ही फसल उगा रहा है तो वो 8-10 महीने उगाएगा और उसके बाद 2 महीने बैठा रहेगा, तो वो मौसमी बेरोजगारी है। जैसे प्राइवेट स्कूलों के अंदर टीचरों के साथ में आती है मौसमी बेरोजगारी, कि 12 महीने में से 10 महीने पढ़ाना है, 2 महीने घर बैठेंगे। अब 2 महीने घर बैठेंगे तो उसमें उनको तनख्वाह नहीं मिलती, तो उसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो ऐसी बेरोजगारियाँ होती है, ठीक है। उसके बाद में जर्मनी के आर्थिक जो संकट है उसके प्रमुख कारण, तो उसके आर्थिक संकटों के प्रमुख कारण इसके अंदर यही है कि जब युद्ध खत्म हुआ तो युद्ध खत्म होने के बाद में जो है इनसे ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा दिए थे। इनसे जो है जो इनके लॉरेंस, एल्सिसो लॉरेंस जो जगहें थी जो जहाँ पे ज़्यादा खनिज जो मौजूद थे वो इनसे ले लिए थे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इनके साथ में हो गई थी।
भारत के आकार पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस भारत के आकार के बारे में आप बता सकते हैं कि भारत का जो आकार है वो ऐसा रोम्बस वाले स्ट्रक्चर के अंदर है। भारत जो है सांस्कृतिक विविधता भारत की जो है बहुत ज़्यादा है। अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ आपको अलग सांस्कृतिक विरासत आपको देखने को मिलेगी। ऊपर नॉर्थ की तरफ जो है वो अलग है। भारत का इस तरफ से जो है ढलान होने की वजह से यहाँ पे नदियाँ जो है वो धीरे बहती है, इस वजह से आपको ये वाला हिस्सा जो है कटा फटा मिलेगा। यहाँ पे जो है ज़्यादा नदियाँ स्ट्रेट मिलेगी, क्योंकि भारत जो है वो इस तरफ उत्तर दक्षिणी तरफ जो है थोड़ा झुका हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप भारत के आकार के ऊपर जो है इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं और अगला क्या है। तो चुनाव में धांधली के कुछ आरोपों का उल्लेख कीजिए। चुनाव में बहुत प्रकार की धांधली करी जाती है। चुनाव में जो है पैसे बांटे जाते हैं, पैसों के आधार पर धांधली होती है, जाति समाज के आधार पर धांधली होती है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों को स्पष्ट करते हुए उन्हें दूर करने का सुझाव दीजिए। देखिए, भारत में निर्धनता फैल क्यों रही है? तो निर्धनता फैलने का सबसे बड़ा जो कारण है भारत के अंदर वो ये कि भारत के अंदर जो है लिटरेसी रेट कम है। भारत के अंदर साक्षरता की कमी है, साक्षरता कम है। अगर साक्षरता बढ़ती जाएगी तो वहाँ पे जो है लोग बाग कुछ ना कुछ रोजगार करके जो है अपना काम करेंगे। और लोगों का जो है आत्मनिर्भर बनना जरूरी है भारत के अंदर, कि खुद का स्वयं का रोजगार हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इसके अंदर लिख सकते हैं भारत के अंदर। और क्या है उसके बाद में, औद्योगिकरण के कारण हुए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का जो है वर्णन करिए। देखिए, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं, है ना, कि समाज जो है, समाज के अंदर एक मिडिल क्लास जो है वो टर्म आ गई। एक मिडिल क्लास जो वाली टर्म थी वो बन गई, जिसमें मैनेजर आया करते थे। देखिए, पहले दो तरीके के लोग बाग होते थे, एक होते थे अमीर और एक होते थे गरीब। अमीर मतलब वो जिनके पास में सारी सत्ता है, गरीब मतलब वो जो किसान और ये सब। पर जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ तो उसके अंदर एक नई मिडिल क्लास आई। अब मिडिल क्लास ना तो अमीर थी ना गरीब थी, पर सोच उनकी विकसित थी। जैसे उसमें डॉक्टर आते थे, मैनेजर आते थे, तो उनकी वजह से उन्होंने सोचा और उनको लगा कि राजा के पास में सारी पावर नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी क्रांतियों का कारण बनी, उसकी वजह से बहुत सारी क्रांतियां हुई। आप जैसे फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे उसमें भी यही चीज़ें हैं। औद्योगिक क्रांति जो हुई आगे जाके, उसमें फिर चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हुई। समाज के अंदर जो है अलग अलग तरीके से समाज बनना स्टार्ट हुए। समाजवादी एक विचारधारा उत्पन्न हुई, कहीं पे पूंजीवादी विचारधारा जो है उत्पन्न हुई। किसी ने समाज को प्रायोरिटी दी, किसी ने जो है पैसों को प्रायोरिटी दी। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में भारत के प्रमुख भौतिकी स्वरूप जो है इसका वर्णन करना है आपको। तो भारत के जो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है हमारा उपमहाद्वीपीय जो भारत है, उसके अंदर कैसे डेक्कन प्लेट्यू के बारे में इसके अंदर बताना है। हिमालय रेंज के अंदर रेंज के बारे में जो है वो आपको इसके अंदर बताना है। उसके बाद में फ्रांसीसी घटनाओं का जो है आपको प्रमुख घटनाओं का वर्णन करना है। इसके अंदर बहुत सारी घटनाएं जो घटी है उसके बारे में बताना है। तो 5 नंबर का लेख है और इसी से लेख बनेगा, ये ध्यान रखना, फ्रांस की क्रांति से ही बनेगा आपके पेपर के अंदर भी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, फ्रांस की क्रांति को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और आप या तो नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके ऊपर एक चैप्टर का जो है ढंग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर आपको फ्रांस की क्रांति थी और सब कुछ समझा दूंगा अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद में भारत का मानचित्र है। भारत के मानचित्र की तो आप तैयारी करें। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मुंबई, कर्नाटक, पंजाब जो है आपको बनाना है। मैं ऐसे आपको जस्ट एक छोटा सा बना के बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। बाकी आप इसका मैप देखेंगे तो आप इसको और ढंग से समझ लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान में तो अपन रहते हैं तो अपन को पता होगा ये राजस्थान है। उत्तर प्रदेश का है तो इधर वाला जो एरिया है ये पूरा उत्तर प्रदेश है। उसके बाद में मुंबई का है तो महाराष्ट्र का एक शहर है जो यहाँ पे है मुंबई। उसके बाद में कर्नाटक का है तो महाराष्ट्र के अड़ावा इस तरफ होगा कर्नाटक, महाराष्ट्र के अड़ावा ही है। पंजाब हमारे भारत राजस्थान से अड़ावा थोड़ा सा ऊपर ही पंजाब है। ठीक है, बाकी आप इसका जो फिजिकल मैप देखेंगे तो उसमें आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास को आज अपन यहीं पर रोकते हैं और ये चैप्टर जो है आपका करवा दिया है, इसका हाफ ईयरली के एग्जाम का पेपर। तो आप इसको टेस्ट को समझिए, पेपर देखिए कैसा है, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई तकलीफ आपको, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको भी सॉल्व करा दिया जाएगा। और चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई सा तो उसका नाम बताइए, आपको उसके ऊपर वीडियो जो है वो मैं जल्दी से लेके आ जाऊँगा। तो इस तरीके से मॉडल पेपर और हम लेके आते रहेंगे और इसका सॉल्यूशन करते रहेंगे। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।